गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्टैंडर्ड 9th में 19 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक टाइटल है महाकवि कालिदास, जो संस्कृत साहित्य के एक उत्कृष्ट और उत्तम साहित्यकार रह चुके हैं। और नरपत बारहट हड़वेचा नामक लेखक ने महाकवि कालिदास के जीवन के बारे में जो भी कुछ सत्य असत्य कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, वो सभी घटना को हमारे सामने रखा है। महाकवि कालिदास का एक जीवन चरित्र जैसा एक प्रसंग हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जीवनी भी कह सकते हैं। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और उनकी विशेष रुचि काव्य लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में प्रयत्नशील है, यानी कि संस्कृति वास्तव में क्या है उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए लेखक ने लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। यानी कि आज भी हम उसे वंदन करते हैं। महापुरुषों की जीवनी आपकी प्रसिद्ध कृति है, यानी कि कवि लेखक ने महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। तो जीवन चरित्र हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना मायने रखता है, तो हमें ये समझना है कि जीवन चरित्र से ही हम उस व्यक्ति की महानता को जान सकते हैं, उसे प्राप्त करने का संघर्ष भी जान सकते हैं, और उसमें से कुछ अच्छाई हम प्राप्त करके हम भी महान बनने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि महान बनने के लिए हमें भी महान संघर्ष करना होता है। तो यहाँ पे महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष के जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी साहित्य प्रकार इसका जीवनी होगा, बायोग्राफी कह सकते हैं दूसरे के बारे में लिखने के बाद। तो प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। थोड़ा सा जीवन परिचय और थोड़ा सा साहित्यिक परिचय दोनों यहाँ पे दिया गया है। महाकवि कालिदास जो संस्कृत में विख्यात कवि थे, तो उन्होंने, यानी कि कौन से समय में हो गए ये अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है, फिर भी हम उसकी रचनाओं के माध्यम से उसके जीवन के बारे में बता सकते हैं। तो इस कृति से यह संदेश मिलता है। दूसरी एक बात यह याद रखनी है कि महापुरुषों की जीवनियाँ एक लेखक का एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में से महाकवि कालिदास का ये चैप्टर लिया गया है, हमें ये भी याद रखना है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख मानना नहीं चाहिए। कालिदास के जीवन में भी ये घटित घटना है। उस घटना के बाद, उसको जानने के बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि ये मूर्खता की बात आए तो किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं मानना चाहिए, जिससे वो कभी भी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि मौके पे छक्का, तो ये हो सकता है। तो उसके बारे में जानते हैं। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित्र के शुरू में कवि बाण ने, हर्षचरित्र नाम का एक ग्रंथ, तो उसमें कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है, यानी कि कवि कालिदास कवि बाण के समय से पहले हो चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं।
इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक, जिसका वो गुणगान करते हैं, वह के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि विक्रम राजा के समय में हो गए हो। तो वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कालिदास को विक्रम राजा के समय विक्रमादित्य, जिसे विक्रम संवत की शुरुआत हुई है हमारे देश में, उसके समकालीन यहाँ पे माना जाता है। तो इस बात का अभी पूरी तरह जो पता नहीं चला है वो मान्यता बन गई है। अब राजा विक्रमादित्य और भोज दोनों महान राजा थे। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोककथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। अब आगे देखते हैं जन्म और परिचय। तो कुछ विद्वानों के ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, यानी कि वर्तमान उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, माना है। तो जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि कालिदास ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है। यानी कि उनकी रचना के आधार पर, उसकी कृति के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कवि कालिदास ने यहाँ पे उज्जैन के होने चाहिए, ऐसी एक प्रूफ मिलता है हमें। तो और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैन में उन दिनों यानी कि मेघदूत नामक कृति महाकवि कालिदास ने लिखी है, जिसमें मेघ को दूत बताया गया है, मैसेंजर क्लाउड, बादल को मैसेंजर बनाया गया है। तो उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। अब कहानी आगे बढ़ती है, जीवन चरित्र। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके एक राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। उस सिक्कों के माध्यम से हम उसके समय का पता चला सकते हैं, राज्य के बारे में बता सकते हैं, और रीति रिवाज, प्रजा जीवन, ये सब हम उसके आधार पर बता सकते हैं। तो विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। यानी कि सुवर्ण युग भी कह सकते हैं हम। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग के में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। तो संस्कृत का परिचय, संस्कृत भाषा तो मानते हैं वैसे ही सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो उस प्राचीनता को यहाँ पे रखा गया है और कहा है कि संस्कृत का महत्व, संस्कृत में साहित्य की रचना होती है तो उसका महत्व। आगे देखते हैं कि अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास, बुद्धू यानी मूर्ख, विक्रमादित्य के दरबार के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। तो मूर्ख से विद्वान कैसे बने, उसकी कथा भी यहाँ पे दी गई है कि कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। यानी नवरत्न जो थे विक्रमादित्य के राज्य में, उसमें से एक कालिदास थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे, यानी कि अनपढ़ थे, पढ़े हुए नहीं थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे। तो डाल गिर जाती है और ऐसा जो काम कोई करता है तो वो मूर्ख ही कहलाएगा। वो खुद जिस डाल पर बैठा हो उसी डाल को काटने की बात। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। तो आइए उस कहानी के बारे में जानते हैं कि उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे।
हमें पात्र का नाम भी याद रखना है। शारदानंद नाम के एक राजा थे, उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्युत्मा। विद्युत्मा बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्युत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। यानी कि विद्वान होने के बावजूद वह अपनी विद्वता के बारे में बताने की बात करती है कि विद्वता है तो विद्वता में वो जिस व्यक्ति से हार जाएगी वह उससे वही अपना पति मानेंगी। तो ये एक शर्त रखी हुई है। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंच गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्युत्मा के से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा, ग्लानि यानी दुख हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। क्योंकि स्वयंवर की बात आ गई, शास्त्रार्थ की बात आ गई, सुंदर भी है, ज्ञानी भी है, तो कोई भी उसके साथ शादी करने को तैयार था। लेकिन शास्त्रार्थ कोई कर पाता नहीं था, इसलिए सब निराश हो गए। निराश होकर के वो वापस जा रहे थे। तो जिसका भी यहाँ पे वो अपमान हुआ है या हार गए हैं, वे लोग विद्युत्मा से बदला लेने का सोच रहे थे और वो उपाय उस विद्वानों को मिल जाता है। तो आगे देखते हैं कि कौन सा उपाय मिलता है कि विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्युत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा। जो ज्ञान का और सुंदरता का जो घमंड है वो तोड़ने का प्लान एक तैयार हुआ और उस प्लान के आधार पर और वे अपने अपमान का बदला विद्युत्मा का भी ले सकेंगे। तो अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। अतः अब वे ऐसे ही एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। कैसा? आगे हमने देखा कि वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था और पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। अब आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वहाँ कुछ बोलना नहीं है। हमें ये बात यहाँ पे समझनी है कि वहाँ लेखक को कुछ बोलना नहीं है और गूंगा बना रहना है, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा क्योंकि वो शास्त्र तो नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ न बोलने का उपाय भी करना होगा कि मौन व्रत धारण किया है। तो ये सारी बातें वो उसे समझा देते हैं और ये समझाने के बाद कालिदास शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी के प्रकार आधार पर ये घटना आगे चलती है। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्युत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्युत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे, यानी कि ये शर्त पहले से ही रख दी, कोई प्रश्न ही न हो इसलिए ये काम कर दिया विद्युत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। तो शुरू होता है शास्त्रार्थ। विद्युत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई, एक उंगली दिखाती है तो जिसका भाव था ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद की बात यहाँ पे बताई गई है।
तो उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ लेना चाहती है। तो अर्थ का अनर्थ हो गया, लेकिन फिर भी संकेत में वो युवक जो प्रश्न का उत्तर देता है वो ये होता है कि उसने 2 उंगलियां दिखाई, और 2 उंगलियां दिखाने के बाद युवक का अर्थ क्या होता है कि तू मेरी 1 उंगली फोड़ डालेगी तो मैं तेरी 2 उंगली फोड़ डालूंगी। ये बात हुई यहाँ पे। तो क्या होता है आगे कि उनकी 2 आंखें फोड़ डालने का संकेत किया, मैं भी 2 फोड़ डालूंगा। इस तरह से पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युत्मा को समझाते हुए, पंडितों को अर्थ करना है, युवक को नहीं, युवक का जो अर्थ है वो तो छिपा देना है। तो उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए 2 आंखें फोड़ डालने की बात बताई। तो पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युत्मा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। विद्युत्मा का कहना था कि ईश्वर एक है, और उसके साथ कालिदास ने जीव को भी मिला दिया, और जीव और ईश्वर 2 है। ये वास्तविकता कालिदास ने बता दी। पहला प्रश्न सही हो गया और उसमें वो पास हो गए। दूसरा प्रश्न विद्युत्मा के माध्यम द्वारा होता है कि इस बार राजकुमारी विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाई। अब 5 उंगलियां दिखाती है तो क्या होता है कि दिखाकर उसका अर्थ था कि पंच तत्वों का संकेत किया था। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने की बात बताती है। तो उस युवक ने उत्तर में संकेत किया कि उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। और पंडितों ने इस बार भी विद्युत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। तो इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली, और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल बैठा, उठ उठ, और वो अपना मौन व्रत तोड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि उसको बोलते सुनकर विद्युत्मा चौंक उठे। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान नहीं बल्कि वे एक बहुत बड़ा मूर्ख है, और इस घटना किसी भी को भी बुरा लगता है। तो क्या होता है कि पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा अभिमान तोड़ने के लिए काम किया गया है। तो विद्युत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा, और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी कि ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं चाहिए, और द्वार बंद कर दिए। तो कालिदास का क्या होता है कि द्वार बंद करने के बाद कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा महाकवि कालिदास। कालिदास माँ काली का दास, सेवक। लेकिन हमें यहाँ पे भी समझना है कि प्रश्न ये भी होता है कि कालिदास नाम धारण करने से पहले कवि कालिदास का नाम क्या था, ये भी हमें पता अभी नहीं है। तो माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ, और उससे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर, सभी कलाओं विधाओं को ज्ञान प्राप्त करके वो प्रवीण हो गए। प्रवीण यानी होशियार, पारंगत जिसे कहा जाता है, और राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युत्मा के पास लौटे। और विद्युत्मा के पास लौटने के बाद जो द्वार बंद थे उसे खटखटाते हुए कहा कि अनावृत कपाट द्वार देहि। संस्कृत में उसने प्रमाण स्वरूप अपनी विद्वता का प्रमाण देने के लिए उसने संस्कृत में बात बताई कि अनावृत यानी खोलना, कपाट द्वार देहि। तो अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, आ कोनो वाग विशेष है, वाणी नो विशेष, वाग विशेष यानी वाणी का विशेष। तो अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष। तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभवम, जो महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युत्मा को सुनाई। विद्युत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया, और दोनों एक साथ अच्छी तरह से रहने लगे।
तो यहाँ पे कालिदास का को निकाला गया और बाद में उसका स्वीकार भी किया। तो कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। मूर्ख से ज्ञानी महान कवि साहित्यकार बनने तक की बात थी, यानी कि उसे एक अनुभव प्राप्त हुआ कि व्यक्ति का महत्व यहाँ पे में भी समझना है कि व्यक्ति के पास ज्ञान है, पैसा है, दोनों है तो उसका महत्व है, अनुभव है तो महत्व है। ये सारी अमुक कुछ ऐसे विषय लगते हैं छोटे छोटे, लेकिन छोटे नहीं है, ये हमारे पास होने ही चाहिए तो ही व्यक्ति की वैल्यू या उसका मान सम्मान होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता, यानी कि कवि कालिदास ने प्रकृति का वर्णन अप्रीतम ऐसा भी कह सकते, उत्तम वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। ये भी आज भी ये वाक्य सही है कि हमें प्रकृति के साथ ही जीना है, प्रकृति को भी संभाल के रखना है, हमारे जीवन को संभालना है तो प्रकृति को भी संभाल के रखना है। तो यहाँ पे ये बात कालिदास ने बताई है कि ये सही है और सही होना चाहिए। कालिदास की उपमाएं यानी कि किसी एक वाक्य के बारे में दूसरे का दृष्टांत एग्जाम्पल देना, ये उपमाएं कहलाती है, कंपेयर करने की बात है। तो वो किसी के साथ जो कंपेयर करते थे वो उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। और चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि इतने महान कवि है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ऐसा लेखक ने कहा है। और आगे कहते हैं कि उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बात बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। ये कालिदास ने ये विचार व्यक्त किए हैं। राजा को प्रजा का पिता भी बन के रहना है, रक्षा करनी है उसकी, क्योंकि प्रजा पूरी तरह से राजा पर ही निर्भर होती है, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो उसी के आधार पर कालिदास के विचार प्रदर्शित हुए हैं। और उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता था। नारी की बात आ गई, जो समाज में एक महत्वपूर्ण जिसका स्थान है होना चाहिए, और समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो महाकवि कालिदास के साथ प्रमुख अब ग्रंथ की बात आई कि महाकवि कालिदास के प्रमुख 7 ग्रंथ हैं। अब 7 ग्रंथ में से कौन से किस किस साहित्य प्रकार के साथ जुड़े हुए वो देखते हैं कि पहला ग्रंथ है ऋतु संहार, जो उत्तम काव्य है। ऋतु संहार काव्य हमें ये याद रखना है, जिसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। दूसरा है मालविका अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र दोनों की कथाओं यहाँ पे लिखी गई है। ऋतु संहार में प्रकृति का वर्णन आएगा। कालिदास का दूसरा ग्रंथ मालविका अग्निमित्र नाटक है, ड्रामा। उसमें 5 अंक ड्रामे का पार्ट ऑफ ड्रामा 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भिकी की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीय कालिदास का दूसरा नाटक है। तो नाटक कौन से 2 ही नाटक है, मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी और महाराजा पुरूरवा की प्रेम कथा है, वो भी 5 अंक में है, और उसमें भी प्रेम कथा का चित्रण, उसके साथ साथ प्रकृति का भी चित्रण आता है। कुमार संभव वो भी काव्य है। ऋतु संहार और कुमार संभव 2 काव्य है, और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन मिलता है। तो कार्तिकेय, ज़्यादातर लोग ये कार्तिकेय शब्द को नहीं जानते हैं, लेकिन शिवजी और पार्वती के दूसरे पुत्र का नाम कार्तिकेय था, और पहले गणेश जी को हम सब जानते हैं। तो गणेश जी का दूसरा भाई कार्तिकेय, जो मोर वाहन
उसका था। और उसी प्रकार उन्होंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी, ऐसा कहा जाता है। और शिव की सेना में कि वो सेनापति भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे हमें कार्तिकेय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कुमार संभव, कुमार कौन? कार्तिकेय। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है। और मेघदूत आया खंड काव्य में, काव्य खंड काव्य। तो हमें याद रखना है कि 2 काव्य कौन से? ऋतुसंहार और कुमार संभव। नाटक कौन से? मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम। और आगे के 2 है वो कौन से? तो ये है एक खंड काव्य मेघदूत, और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। तो ये यहाँ पे एक कल्पना भी कह सकते हैं। और उसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है, यानी कि वो अपनी प्रियतमा को कैसे पहचानेगा। मैसेज तो देता है, संदेश भेजता है, लेकिन संदेश भेजने के लिए भी उसमें कुछ पहचान भी होनी चाहिए। जैसे रामायण में हनुमान जी ने सीता को नहीं देखा था तब, और सीता हनुमान जी को नहीं पहचानती थी, तो राम ने अपनी अंगूठी उंगली से निकालकर रिंग हनुमान जी को दी थी, और वो बताया था कि ये बताएगा तो सीता तुम्हें पहचान जाएगी। तो ये पहचानने के उपाय भी बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा हुआ है, यानी कि वर्षा ऋतु का समय और विरह का वर्णन दोनों यहाँ पे अच्छी तरह से प्रदर्शित हुआ है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। मेघदूत कहाँ से कहाँ जाता है, कौन से वातावरण की बात आ गई, कौन से स्थल की बात, तो ये सब सारी बातें यहाँ पे मिल जाती है। रघुवंश वो महाकवि कालिदास का महाकाव्य है। काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य में ये थोड़ा सा भेद है। कौन सा? कि काव्य की जो लंबाई होती है वो थोड़ी होती है और उसमें कोई भी विचार प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है इसके बारे में। खंड काव्य कोई भी महान व्यक्ति या कोई भी पात्र, प्राचीन पात्र है, कैरेक्टर है, उसके बारे में उसके जीवन के एक खंड को ही बताया जाता है, जीवन की घटना को। और महाकाव्य ऐसा है कि जो भी जिसकी भी बात की जाती है उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा वर्णन किया जाता है, वो महाकाव्य कहलाता है। तो ये इस प्रकार 3 प्रकार काव्य, खंड काव्य और महाकाव्य हुए। आगे देखते हैं कि रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला, यानी कि बुद्धिशाली है और सूर्यवंशी है। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में की गई है, यानी कि रघुवंशी राजाओं का वर्णन यहाँ पे मिलता है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है, यानी कि तीसरा नाटक हुआ। 3 नाटक, एक खंड काव्य, एक महाकाव्य और 2 काव्य। तो उसी के आधार पर ये इसके 7 ग्रंथ पूरे होते हैं और ये 7 अंक वाला है, ये भी याद रखना है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। प्राचीन समय में शकुंतला और दुष्यंत का मिलन और विरह, एक दूसरे को भूल जाना, राजा के द्वारा शकुंतला को भूल जाना, ये श्राप की वजह से हुआ था। तो ये सारी घटनाएं उसमें दी गई है। प्राकृतिक वर्णन, कल्पनाएं, ये सब इसमें आता है। तो इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है और उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, तत्कालीन का मीनिंग होता है उस समय का शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। यानी कि उस समय में जो भी महत्वपूर्ण थे विषय थे उसको साथ में लेकर के कालिदास ने ये सब कुछ लिखा है, ऐसा हम कह सकते हैं।
तो एक ये हुआ कवि कालिदास का जीवन परिचय, मूर्ख में से ज्ञानी बनने तक की एक सफ़र, और अच्छी तरह से वो अपना साहित्यिक योगदान दिया। आज भी हम उसके साथ ग्रंथ को याद करते हैं, लोग भी याद करते हैं, साहित्य रसिक लोग जो है वो भी उसे याद करते हैं, और इतने प्रस्तुत भी है कि आज भी वो साहित्य में खड़े रह सके हैं, इतनी अच्छी रचनाएं लिखी है। बच्चों के पारिवारिक रक्षक को अभिभावक कहा जाता है, शुभचिंतक जिसे हम कहेंगे। शास्त्रार्थ, शास्त्र संबंधी चर्चा, अनुरोध, आदेश, ग्लानि, दुख, पीड़ा, संकेत का मीनिंग इशारा, यकायक यानी सहसा, अचानक, निरक्षर, अनपढ़, रोचक, आकर्षक। स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक या वर्कबुक में लिख देना है और एग्जाम के लिए तैयार भी कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जीवन चरित्र महाकवि कालिदास का पूरा होता है। थैंक यू।